एक तरफ गजा में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, दूसरी ओर 13,000 से ज्यादा लोगों के लापता होने का अनुमान है। ऐसा लगता है कि ये लोग गायब हो गए हैं। माना जा रहा है इनमें से अधिकांश मलबे में दफन हो गए हैं, लेकिन मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि बहुत से लोगों को जबरदस्ती गायब कर दिया गया है। अहमद अबू डुके भी अपने भाई मुस्तफ़ा की तलाश कर रहे हैं। लड़ाई से बचने के लिए उनके परिवार ने दक्षिणी शहर खान यूनिस में नासिर अस्पताल के परिसर में पनाह ली हुई थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पड़ोस में स्थित उनके घर में आग लग गई है और मुस्तफ़ा वहां देखने गए, तब से वो वापस नहीं लौटे। गजा में हमास की ओर से चलाए जा रहे स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस संघर्ष में अब तक मारे गए लोगों की संख्या 35,000 के पार पहुंच गई है, लेकिन ये आंकड़ा भी अस्पतालों में दर्ज की गई मौतों पर ही आधारित है। मुस्तफ़ा की तरह ही कई परिवार हैं जो गायब हुए अपने प्रियजनों को लेकर पिछले 7 महीनों से अनिश्चितता की स्थिति में हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल में सीमा पार हमला किया था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और 252 लोगों को अगवा कर गजा पट्टी में ले जाया गया था। इसके बाद इसराइल ने गजा में सैन्य अभियान शुरू किया। जिनेवा स्थित एक गैर लाभकारी संस्था यूरोमेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर का आकलन है कि इसके बाद से 13,000 लोग लापता हुए हैं और उनके लापता होने के पीछे कोई सुराग नहीं है। इस आंकड़े में नागरिक और हमास के लड़ाके शामिल हैं। गजा में सिविल डिफेंस फलस्तीनी अथॉरिटी की सुरक्षा सेवा का हिस्सा है और उसका दावा है कि इनमें से 10,000 के करीब लोग मलबे में दबे हुए हो सकते हैं। गजा पट्टी में मलबे को लेकर संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि ये 3 करोड़ 70 लाख टन हो सकता है। इसके नीचे कई शव दबे हुए हैं। इसके अलावा गजा पट्टी में लगभग 7,500 जिंदा बम और गोला बारूद है, जो राहत कर्मियों और वॉलंटियर्स के लिए खतरा बना हुआ है। सिविल डिफेंस का कहना है कि मलबे के नीचे दबी लाशों को निकालने के लिए उसके सदस्य वॉलंटियर्स की मदद लेते हैं, लेकिन उनके पास बिल्कुल साधारण उपकरण हैं और अक्सर पीड़ित तक पहुंचना मुश्किल होता है। इसके अलावा ये भी चिंता है कि लाशों को मलबे में दबा हुआ छोड़ने और सड़ने से महामारी के फैलने का भी खतरा है। शवों को निकालने में मदद के लिए सिविल डिफेंस ने संयुक्त राष्ट्र और ऐसे देशों से अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगाई है जो राहत बचाव कार्य में अनुभवी है। इसने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तुरंत हस्तक्षेप करने और राहत एवं बचाव कार्य में तेजी के लिए गजा में भारी उपकरणों को लाने की इजाजत देने के लिए इसराइल पर दबाव डालने को कहा, लेकिन उसका कहना है कि उसे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मानना है कि अन्य लोग जिनके लापता होने का अनुमान है, वे बिना घर वालों की जानकारी के इस्राएली सेना की हिरासत में हो सकते हैं। इसे वो जबरदस्ती गायब किया जाना कहते हैं। यूरोमेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर का आकलन है कि गजा से सैकड़ों फलस्तीनियों को आईडीएफ ने अपनी हिरासत में लिया हुआ है और उनके परिवारों को इसकी जानकारी भी नहीं दी है। इसराइल ने जिनेवा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अनुसार जिस देश ने किसी को हिरासत में लिया है, उसे नागरिकों की पहचान और जगह के बारे में जानकारी देनी ही होती है। 7 अक्टूबर के हमलों के बाद इसराइली प्रशासन ने डिटेंशन सेंटरों में रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कमेटी के दौरे को भी निलंबित कर दिया है। गजा में आईसीआरसी से जुड़े हिशाम मुहन्ना का कहना है कि संगठन ने हिरासत में लिए गए फलस्तीनी नागरिकों से मुलाकात करने के लिए लगातार अपील की है, लेकिन अभी तक कमेटी को वहां जाने की इजाजत नहीं मिली है। आईसीआरसी ने यह भी कहा कि उसे हमास की ओर से इसराइली बंधकों से मिलने की भी इजाजत नहीं मिली है। बीबीसी ने आईडीएफ से इस पर टिप्पणी मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसराइली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर ने लिखा, जब इसराइल को अपहरण करके गजा में ले जाए गए लोगों की किसी तरह की जानकारी नहीं मिलती, तो रेड क्रॉस को इसराइल में बंद हमास के लड़ाकों के बारे में जानकारी नहीं इकट्ठा करनी चाहिए। मानवीयता के बदले मानवीयता। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने मृतकों और गायब हुए लोगों के परिवारों के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म बनाया है। इसे परिवार भर सकते हैं और इस तरह 7 अक्टूबर के बाद गायब हुए लोगों का एक अधिक पुख्ता रिकॉर्ड तैयार किया जा सकता है कि उनके साथ क्या हुआ। तब तक अधिकांश परिवार अपने प्रियजनों को तलाशना जारी रखेंगे।